हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपने पाठ्य पुस्तक से साहस के पैर नामक पाठ का वीडियो देखा ही होगा और आशा करती हूँ कि आपको कहानी बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में सबसे पहले आप पाठ के नाम के बाद राइटर का नाम और राइटर के नाम के बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ आपके बुक में दिया हुआ है। शब्दार्थ इस प्रकार से है। अडिग का अर्थ होता है अटल, जो अपनी जगह से हिले नहीं। शहंशाह का अर्थ होता है सुल्तान, बादशाह, राजा। हैरत का अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य। कोहराम का अर्थ होता है हाहाकार या हंगामा। बीहड़ का अर्थ होता है ऊंचा नीचा, विषम, अर्थात जो समतल ना हो। हक्का बक्का का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। फफ्तियाँ का अर्थ होता है हंसी उड़ाना, ताने देना इत्यादि। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जो इस पाठ से संबंधित है। अब हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वह है, अचल कौन था और वह किस प्रकार शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया। तो प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने शब्दों में अपने नोटबुक में लिखेंगे। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अचल साहस के पैर नामक कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक साहसी बालक है। अचल ने अपना एक पैर रेल दुर्घटना में गंवा दिया था। इस प्रकार वह शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया था। शारीरिक चुनौती का शिकार होना अर्थात शारीरिक बनावट में किसी प्रकार की कमी होना या किसी प्रकार की परेशानी आने को हम कहते हैं शारीरिक चुनौती का शिकार हो जाना। तो जिस तरह अचल रेल दुर्घटना में अपना एक पैर खो देता है तो उसे उसकी शारीरिक बनावट में कमी आ जाती है। उसे शारीरिक कार्यों में को करने में जो भी उसके कार्य होते हैं, जो मुँह से करने में उसे परेशानी होती है, तो इस प्रकार वह शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया था, उसे हम कहेंगे। प्रश्न दूसरा है, अचल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया हो। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि अचल को बहुत अधिक दुख क्यों हुआ, इतना अधिक दुख कि उसे ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उसके दिल को ही मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया था, अर्थात बहुत अधिक दुख होना। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अचल ने अपना एक पैर एक रेल दुर्घटना में खो दिया था, जिस कारण उसके सहपाठी कक्षा में उसका मजाक उड़ाते थे। उसे वे सभी तैमूर लंग के नाम से चिढ़ाते थे। जब उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं तो उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया हो। अगला प्रश्न है, अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई। अचल जब अपनी कक्षा में जाता है और वहाँ पर जब उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद अचल रात में सो नहीं पाता। तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई। अचल के सहपाठी उसके विकलांगता के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। अचल रात में अपने सहपाठियों के व्यवहार व अपने साथ हुए दुर्घटना के विषय में सोचता है। इस कारण उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। प्रश्न अगला है, अचल ने कक्षा के साथियों द्वारा उसकी हंसी उड़ाने की प्रवृत्ति का विरोध कैसे किया। अर्थात उसके सहपाठी अर्थात अचल के जो सहपाठी थे वे हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति मतलब उनका व्यवहार हो जाता है कि जब भी अचल कक्षा में आता है, प्रवेश करता है, वे लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते थे, जिस कारण अचल बहुत दुखी होता था। फिर आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि अचल ने उनके इस व्यवहार का विरोध कैसे किया। आखिर उसने ऐसा क्या काम किया कि वे लोग अपनी इस आदत को छोड़ दिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अचल ने उसका मजाक उड़ाने वाले लड़कों की बातों का बुरा मानना छोड़ दिया। वह सोचता है कि वह सब उसके लंगड़ेपन का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वह चिढ़ता है। यदि वह उनकी बातों पर चिढ़ेगा नहीं तो वे लोग उसका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे।
यदि वह अपने लंगड़ेपन की परवाह न करे तो कोई भी उसे इस तरह नहीं चिढ़ाएगा। इस तरह अचल ने अपने सहपाठियों द्वारा मजाक बनाने पर उनकी बात का बुरा न मानकर उनका विरोध किया। अर्थात अचल अब अपने सहपाठियों के द्वारा मजाक उड़ाने पर उनकी बात का बुरा नहीं मानता था, बल्कि वह भी उसमें उनका साथ देता था, जिस कारण उसके सहपाठियों को यह महसूस हो गया कि अचल अब उनके तानों का या उनके मजाक उड़ाने का अब कोई बुरा नहीं मानता, और उन्होंने उसका मजाक उड़ाना ही छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से क्या कहना चाहता है। अब आप बताइए कि आपको ये कहानी पढ़कर कैसा लगा, आपने क्या सीखा। तो यही बात आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर कहानीकार ने पाठकों को क्या बताना, यहाँ पर कहानीकार यहाँ पर आप पाठकों से क्या बताना चाहते हैं, वे क्या उनको सीख देना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से कहते हैं कि हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति उत्साही बनाती है। हमें हमेशा अपने साहस को बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो कहानीकार हैं वो भी कहते हैं कि हमारे शारीरिक बनावट में किसी भी प्रकार की यदि कोई कमी होती है तो वह हमारे जो मन के भावना है उनकी अभिव्यक्ति करने में और उनके जो व्यक्ति का सृजनात्मक क्षमता है अर्थात जो उसके अंदर कौशल है, जो योग्यता है, उसको प्रदर्शित करने में किसी भी प्रकार से वो बाधा नहीं बनती, बल्कि वो कमी अगर व्यक्ति उस कमी को अपने साहस बना ले, अपनी मजबूती बना ले, तो वह कमी जो है वो शारीरिक वह उनके कार्यों के प्रति उसे और अधिक उत्साही बनाती है। अगला प्रश्न है, कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है, क्यों। अब आप बताइए यहाँ पर कि अचल का जो चरित्र है, जो अचल का कैरेक्टर है, आपको इस कहानी में जो हमारा मेन पात्र है अचल, उसकी ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो पाठकों को प्रभावित करती हैं। तो कहानी साहस के पैर का प्रधान चरित्र अचल अपनी चुनौतियों का सामना हिम्मत से करता है। वह अपनी कमियों से निराश नहीं होता, बल्कि उन कमियों को अपने साहस से दूर करता है। अचल का हिम्मती, साहसी व निर्भीक व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है जो दिया है, किसने किससे कहा। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि यह जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसने किससे कहा था। पहला जो है, बैठो बैठो बेटे, यह सब कैसे हो गया। तो यह जब अचल की कक्षा में उसके मास्टर साहब आते हैं तो वे अचल से कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि मास्टर साहब ने अचल से कहा। दूसरा प्रश्न है, दोस्तों भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। ये बात किसने कही थी। कक्षा का एक बालक कक्षा के अन्य बच्चों से। अगला प्रश्न है, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। यह बात पिताजी ने कहा था अचल से। चौथा है, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। तो ये कक्षा के एक बालक ने कक्षा के अन्य बालकों से कहा था। अगला जो प्रश्न है, क्यों बे तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या। कक्षा के एक बालक ने अचल से कहा था। ठीक, अब यहाँ पर हम देखिए ये तो थे आपके प्रश्न उत्तर। अब हम देखते हैं भाषा से में। भाषा से में जो पहला जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे तीखापन और घबराहट दो शब्द दिए गए हैं। तीखापन में देखिए, तीखा शब्द में जब हम मूल शब्द में जब पन प्रत्यय लगाए हैं तो तीखापन हुआ, और घबराहट में जब घबराने में जब हम आहट लगा दिया घबराना शब्द में तो बन गया क्या, घबराहट। तो इस तरह आहट प्रत्यय और पन प्रत्यय दोनों प्रत्यय से इन सब के योग से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही 10-10 शब्द अपने स्वयं लिखने हैं जिसमें पन प्रत्यय लगा हो और आहट प्रत्यय लगा हो। तो ये आप इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें देखिए कि प्रस्तुत पाठ में चल धातु में अ उपसर्ग लगाकर अचल शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि चल का क्या हो जाता है, विलोम। चल का विलोम अचल। इसी तरह
जिस तरह और जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो अक्सर वो मनाही का भाव हो जाता है, अर्थात उसमें नहीं, कोई चीज़ नहीं होता उसका भाव उसमें आ जाता है। जैसे चल जो होता है, चल मतलब जो चंचल हो, जो अपने स्थान से हिल सकता हो, चल फिर सकता हो, उसे हम चल कहते हैं। अचल का अर्थ होता है जो चल नहीं सकता, स्थिर और ठहरा हुआ। तो इस तरह चल का विलोम हो गया अचल। तो ऐसे ही कुछ शब्द आपको देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अप्रिय, अप्राप्य, अहित, अघोष, अनाथ, अरुचि, अलभ्य, अशः। इन शब्दों के विलोम बनाने हैं और ये शब्द जो है अ उपसर्ग से बने हुए हैं। तो हम अगर इनमें से अ उपसर्ग को हटा देते हैं तो ये सब ये जो शब्दों के विलोम शब्द स्वयं बन जाएंगे। पर देखिए कि हमको इन शब्दों का विलोम हम किस प्रकार से बनाएंगे। अप्रिय, अप्रिय में शब्द में से यदि हम अ उपसर्ग को हटाते हैं तो उसका विलोम होता है प्रिय। अप्राप्य, अप्राप्य में यदि हम अ उपसर्ग को हटाते हैं तो शब्द बनता है प्राप्य। अहित, अहित में से यदि हम अ उपसर्ग को हटाएं तो उसका विलोम होगा हित। अघोष, अघोष का विलोम होता है घोष। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द दिया गया है अनाथ। अनाथ शब्द में से यदि हम अ उपसर्ग को हटाते हैं तो शब्द बनता है नाथ, लेकिन जब हम अनाथ का विलोम लिखते हैं तो होता है सनाथ। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि अ उपसर्ग हटाकर शब्द बनाने हैं तो नाथ होगा, लेकिन अगर हम इसका विलोम लिखेंगे तो सनाथ होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह फिर अरुचि, अरुचि में से अ हटा दिए तो रुचि। अलभ्य, अलभ्य में से अ हटा दिए तो लभ्य, जो उसका विलोम है। असह्य, असह्य में से अगर अ उपसर्ग हटाते हैं तो शब्द बनता है शह्य, जो कि उसका विलोम है। इसी तरह से प्रश्न चौथा देखिए कि प्रस्तुत पाठ में घंटा घर शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द घंटा और घर दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है घंटा का घर। ये समासिक शब्द कहलाते हैं। समासिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर बने उन्हें हम समासिक शब्द कहते हैं, और जहाँ पर एक पद आपस में मिलते हैं हम उन्हें समास कहते हैं। अब पद कैसे देखिए, जैसे घंटा का घर, यहाँ पर कितने पद हैं? 3 पद, घंटा का घर। अब तीनों पद को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है घंटा घर। तो इस तरह समास जहाँ पर वहाँ होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं समास। और यहाँ पर देखिए, जब हम इस शब्द को विग्रह करते हैं तो उसका विग्रह होता है घंटा का घर, यानी दो पदों के बीच विभक्ति चिन्ह या जो का विभक्ति है, जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होते हैं। अर्थात जब किसी शब्द का सामासिक विग्रह किया जाता है और उनके पदों के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह जैसे का, के, से इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें समास विग्रह करना है और उसका समास का नाम लिखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहला शब्द है रसोई घर। रसोई घर का अर्थ होता है रसोई का घर, समास है तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह होगा राजा का पुत्र, समास तत्पुरुष समास। राजभवन, राजा का भवन, फिर तत्पुरुष समास। देश सेवा, देश की सेवा, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास। राज दरबार, राजा का दरबार, तत्पुरुष समास। विद्यासागर, विद्या का सागर, और भी तत्पुरुष समास। क्योंकि आप देखिए इनके विग्रह के बीच आपको विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग दिखाई दे रहा है, का, की, इस तरह। तो ये क्या हो गए? सारे तत्पुरुष समास हैं। उसी तरह आपके पाठ में अगला जो प्रश्न दिया है वो है कि आपको दिए गए शब्दों के जो पर्यायवाची भी दिए हैं और शब्द भी दिए हैं, आपको उनको उचित उनके जोड़ियों से उन्हें मिलाना है। तो हम यहाँ पर सीधा उसका आंसर लिखते हैं। मोटा, मोटा का शब्द पर्यायवाची स्थूल। नाटा, नाटा का ठिंगना। गरीब, गरीब का निर्धन। बादशाह का शहंशाह। नक्शा का मानचित्र। पग का पर्यायवाची पैर। अचल का पर्यायवाची अडिग। चिंता का फिक्र, और हिम्मत का पर्यायवाची साहस। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। अब आप इन्हें अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। धन्यवाद।